दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद आप हर अजनबी से डरने लगेंगे। इस कहानी में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। रामू अपने खेत में फसल को पानी देते हुए खुश हो रहा था। चलो, इस बार भी फसल अच्छी निकल आई है। कुछ देर बाद रामू घर पर आकर अच्छी फसल की बात सबको बताता है। सब खुश हो जाते हैं। किसान के लिए अच्छी फसल होना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। जी पिताजी। बेटे, एक बात कहूँ? जी पिताजी। बेटे, कुछ दिन बाद खेत में कटाई करनी होगी, जिस वजह से तुम्हें घूमने फिरने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर 3-4 दिन शहर घूम आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। पिताजी की बात मानते हुए रामू अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठकर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। रामू अपने परिवार के साथ बैठा है और सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में 2 गुड़िया लेकर बैठा हुआ है। रिया की नजर गुड़िया पर पड़ते ही वो बोलती है, पिताजी, मुझे वो गुड़िया चाहिए। बिटिया, वो गुड़िया हमारी नहीं है। पिताजी, मुझे गुड़िया चाहिए। मुझे गुड़िया चाहिए। तुम रोना बंद करो, मैं शहर जाकर तुम्हें ऐसे ही गुड़िया दिलाऊंगा। रिया गुड़िया के लिए जिद करके रोने लगती है। ये देख गुड़िया देते हुए बूढ़ा कहता है, ये लो बिटिया। अरे नहीं, आप गुड़िया मत दीजिए, मेरे पास 2 गुड़िया है, बेटी को खेलने दीजिए। बूढ़ा एक गुड़िया अपने पास रखता है और एक गुड़िया रिया को देता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अगला स्टेशन आते ही बूढ़ा ट्रेन से उतरने लगता है। तब रामू उससे कहता है, बाबा, ये लो आपकी गुड़िया, इसे मेरी ओर से तोहफा समझ कर रख लीजिए। तोहफे में गुड़िया पाकर रिया बड़ी खुश नजर आ रही थी। कुछ घंटे बाद रामू शहर पहुंचकर अपने परिवार के संग शहर में घूमता है। 3-4 दिन घूमने के बाद रामू अपने गांव वापस लौटता है। आ गए बेटा? हाँ माँ। बहू, शहर कैसा लगा? बड़ा मजा आया माँ जी। देखते देखते रात हो गई और सब सो गए। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया की आंखें खुली। फिर अचानक वो गुड़िया हवा में उड़कर अलमारी के पास जाती है। अलमारी पर गुड़िया की नजर पड़ते ही अलमारी अपने आप खुल जाती है। सोने को देखकर गुड़िया अपना मुंह खोलती है और सोना अपने आप गुड़िया के मुंह के अंदर चला जाता है। दरअसल बूढ़े की दोनों गुड़िया जादुई गुड़िया थीं। एक गुड़िया चोरी करके सोना निगल जाती, तब दूसरी गुड़िया उसी सोने को उगल देती थी। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने अपना काम शुरू कर दिया। दोनों मिलकर खूब चोरी करो और मुझे माला माल कर दो। अलमारी से सोना गायब हुआ देख रामू रोने लगता है। मैं बर्बाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना चुरा कर ले गया। रामू की रोने की आवाज सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, कल रात कोई अलमारी से सारा सोना चुरा कर ले गया, मैं तो बर्बाद हो गया। रामू को रोता देख पिताजी कहते हैं, रो मत बेटे, मेरी अलमारी में जो सोना है वो भी तो तुम्हारा ही है। जितना सोना चोरी हुआ है उतना सोना मेरी अलमारी से ले लेना, ठीक है? पिताजी, चोर ने हमारा घर देख लिया है, अब घर में सोना रखना उचित नहीं है। हाँ बेटे, कल सवेरे ही तुम सारा सोना ले जाकर बैंक में रखाओ। ठीक है पिताजी। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया आंखें खोलती है। कल सवेरे ये लोग सारा सोना बैंक में जमा करवा देंगे, इससे पहले मुझे सारा सोना गायब कर देना चाहिए। फिर अचानक वो गुड़िया हवा में उड़कर पिताजी के कमरे में अलमारी के पास जाती है। अलमारी पर गुड़िया की नजर पड़ते ही अलमारी अपने आप खुल जाती है। सोने को देखकर गुड़िया अपना मुंह खोलती है और सोना अपने आप गुड़िया के मुंह के अंदर चला जाता है। देखा मेरी जादुई गुड़िया का कमाल, बस 2 ही दिन में मुझे माला माल कर दिया। बस यूं ही तुम दोनों मिलकर चोरी किया करो और मुझे धनवान बनाते रहो। अगले दिन पिताजी के कमरे की अलमारी में से सारा सोना गायब देख सब सहम जाते हैं। अरे हम तो बर्बाद हो गए, जिंदगी भर की कमाई कोई ले गया। हमें पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करनी चाहिए। रामू और उसके पिता पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की शिकायत करते हैं। 2 दिन में 2 वारदात, तुम्हें किसी पर शक है? हमारे गांव में तो कोई चोर नहीं है, शायद ये किसी बाहर वाले का ही काम है साहब। अच्छा ये बताओ, चोर तुम्हारे घर में किस रास्ते से आया था? मेरे कमरे का दरवाजा तो अंदर से लॉक था, पता नहीं वो अंदर कैसे आया होगा। और तुम्हारे कमरे का दरवाजा? मेरे कमरे का दरवाजा भी अंदर से ही लॉक था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस अजीब सी चोरी की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अगले दिन चोरी की घटना की बात सारे गांव में फैल जाती है। सुरेश, तुमने कुछ सुना? हाँ, रामू के घर बिना दरवाजा खोले चोरी हुई। क्या लगता है किसका काम होगा?
बिना दरवाजा खोले कोई कैसे चोरी कर सकता है? जरूर दोनों बाप बेटे झूठ बोल रहे हैं। पर ये झूठ क्यों बोलेंगे? बीमा पास करवाने के लिए। घर में रखे हुए सोने का बीमा होगा, उसे पास करवाने के लिए चोरी होने की बात कह रहे होंगे। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। इसी बीच अगले दिन रामू के पड़ोसी श्याम जी के घर में भी चोरी की वारदात होती है। मुखिया जी, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। चोर ने कोई सुराग छोड़ा है? नहीं, रामू के घर की तरह मेरे घर के दरवाजे भी अंदर से बंद थे, फिर भी चोरी हो गई मुखिया जी। अजीब सी चोरी की वारदात देखकर सभी अचंभे में थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, परसों पहले मैंने ऐसे ही एक वारदात के बारे में सुना था, पर उस वक्त एक बाबा ने वो पहली सुलझाई थी। तो क्या इस वक्त भी हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए? हाँ, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। ठीक है, तो कल हम वो कमली वाले बाबा है ना, उनके पास जाएंगे। अगले दिन सभी गांव वाले कमली वाले बाबा के पास जाकर सारी बात बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। बुरे वक्त में काम आना हमारा कर्तव्य है। चिंता मत करो, मैं इस पहेली को जरूर सुलझाऊंगा। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं तो उन्हें अपने तंत्र मंत्र से रामू के घर में रखी वो जादुई गुड़िया नजर आती है। बेटा, तेरे घर में एक गुड़िया है जो जादुई गुड़िया है। वही तेरे घर से पैसा और जेवरात चुरा लेती है। जादुई गुड़िया? हाँ, जल्द से जल्द जाकर उस जादुई गुड़िया को कहीं दूर फेंक दे, वरना वो जादुई गुड़िया तुम्हें बर्बाद कर देगी। जादुई गुड़िया की बात सुनकर रामू हैरान हो जाता है। जल्दी से घर आकर वो उस जादुई गुड़िया को दूर एक दरिया में ले जाकर फेंक देता है। अब इस गुड़िया से मुझे और मेरे गांव वालों को मुक्ति मिलेगी। रात के वक्त खतरनाक जादुई गुड़िया दरिया से उड़ते हुए रामू के घर में वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह रामू और उसके परिवार वाले जादुई गुड़िया को अपने घर में देखकर हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये यहाँ वापस कैसे आई? इसे तो मैंने दरिया में फेंक दिया था। मुझे लगता है ये गुड़िया कोई शैतानी गुड़िया है। बेटे, इसे जल्दी कहीं दूर फेंक दो। रामू तेजी से गुड़िया को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। आज इसे इतना दूर फेंकूंगा कि कभी वापस आ ही नहीं पाएगी। रामू गुड़िया को जंगल में फेंककर घर आ जाता है। ठीक आधी रात के वक्त गुड़िया जंगल से उड़कर वापस रामू के घर आ जाती है। अगले दिन एक बार फिर से गुड़िया को घर में देख सब डर जाते हैं। उसके बाद रामू कई बार गुड़िया को दूर छोड़कर आया, पर जादुई गुड़िया उड़कर वापस आ जाती और गांव के हर घर से चोरी करके चोरी का सामान दूसरी गुड़िया के जरिए बूढ़े के पास पहुंचाती। एक दिन रामू और मुखिया जी कमली वाले बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मैं उस गुड़िया को कई बार दूर दूर तक छोड़कर आया, पर वो जादुई गुड़िया बार बार वापस आकर हमारे गांव में चोरी करती रहती है। इस शैतानी गुड़िया के लिए अब मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बार बाबा जादुई गुड़िया को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से ध्यान लगाते हैं। यह गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है, वो एक काला जादू करने वाले बूढ़े की खतरनाक जादुई गुड़िया है। उस बूढ़े के पास 2 जादुई गुड़िया है, एक तुम्हारे पास है और दूसरी बूढ़े के पास। तुम्हारे पास वाली गुड़िया घरों से चोरी करके सोना निगलती है और दूसरी गुड़िया उसी सोने को अपने मुंह से उगलकर उस बूढ़े को दे देती है। ये सुनकर रामू और मुखिया दंग रह गए। बाबा, वो बूढ़ा कौन है? ये वही बूढ़ा है जिसने तुम्हें तोहफे में गुड़िया दी थी। ये सुनकर रामू दंग रह गया। यहाँ से उत्तर की ओर लाल पहाड़ी के पास वो एक गुफा में रहता है। तुम्हें वहाँ जाकर बूढ़े की दूसरी गुड़िया को जलाकर खत्म करना होगा। उसके जलते ही यह जादुई गुड़िया भी भस्म हो जाएगी। पर हम उस बूढ़े तक पहुँचेंगे कैसे? बाबा दोनों को सोने का हार देते हैं। आज रात तुम दोनों ये सोने का हार पहनकर सो जाना। जैसे ही गुड़िया सोने को निकलेगी, मेरी शक्ति से तुम भी उसके मुंह में चले जाओगे और दूसरी गुड़िया के मुंह से बाहर निकलते ही हमें उस गुड़िया को भस्म कर देना है ना बाबा? हाँ, आज रात तुम दोनों को एक साथ रहना होगा। फिर बाबा से हार लेकर गले में पहनकर वो दोनों घर आ जाते हैं। रात के वक्त गुड़िया आंखें खोलकर सोने के हार को देखती है और कुछ ही पल में निगलने लगती है। हार को निगलते निगलते वो रामू और मुखिया को भी निगल जाती है। दूसरी गुड़िया के मुंह से रामू और मुखिया बाहर बूढ़े की गुफा में निकलते हैं। ये देख बूढ़ा क्रोधित हो जाता है। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बाबा के जादू करने से पहले रामू दूसरी गुड़िया को आग लगा देता है। दूसरी गुड़िया के जलते ही रामू के घर पर मौजूद गुड़िया भी जलकर खाक हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बरसों की तपस्या को खाक कर दिया। मेरी बरसों की तपस्या को जलाकर राख कर दिया तुमने। बुढ़े, अभी तो तुझसे हमारा चुराया हुआ सोना वापस लेना बाकी है। फिर मुखिया और रामू सारा सोना वापस लेकर बूढ़े को पुलिस को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अनजान इंसान पर विश्वास करके
उसकी दी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर अजनबी इंसान अच्छा नहीं होता। काला जादू। मोहन घर में अपने नौकर चमन को बेरहमी से पीट रहा था। तब घर में मनोहर की पत्नी मीनाक्षी, 2 बेटे अजय, महेश, बहू खुशी और पोता रोहन खड़ा था। नहीं 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 मालिक, मालिक प्लीज। आस्तीन के सांप जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हम तुझे नौकर नहीं अपने परिवार का सदस्य मानते थे और तू हमारे ही घर में चोरी कर रहा था। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं मालिक। और पीटिए पिताजी, और पीटिए इस चोर को। पिताजी, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, पुलिस ही इसकी अकल ठिकाने लगाएगी। चमन सालों से मनोहर के घर नौकर का काम करता आ रहा था, पर अचानक आज मनोहर ने अपने कमरे में चमन को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसीलिए मनोहर चमन को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद चोरी के जुर्म में चमन को 2 साल की सजा हो जाती है। मनोहर मीरापुर गांव का मुखिया है और वो गांव में एक बड़ी सी हवेली में अपने परिवार के साथ रहता है। जिस नौकर को हमने अपने बेटे की तरह प्यार दिया, आज उसने हमारे भरोसे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। सच कहते हैं लोग, आज के जमाने में किसी को भी पहचानना बहुत मुश्किल है। आज पंचायत में सबके सामने चमन की बात रखता हूँ, ताकि गांव में दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। रोहन बेटा, चलो हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं। गांव का मुखिया सेठ मनोहर अपने पोते रोहन को साथ लेकर घर से चला जाता है। इधर चमन जेल में था। मालिक, मालिक मुझे जेल भेज के आपने अच्छा नहीं किया। इस बात का बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। इसी तरह दिन बीतने लगे और समय के साथ साथ 2 साल का समय भी बीत गया। तभी एक दिन मनोहर अपने छोटे बेटे महेश की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी साक्षी के साथ करवा देता है। साक्षी के माता पिता बहुत ही गरीब थे। शादी की पहली रात आधी रात का समय था। साक्षी महेश के साथ अपनी ससुराल में बड़ी सी हवेली में अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और महेश गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक साक्षी बेड पर खड़ी हो जाती है और हवा में उड़कर छत पर छिपकली की तरह चिपक जाती है और हंसने लगती है। तभी साक्षी दीवार पर रेंगते रेंगते कमरे की खिड़की के पास जाती है और अपनी जेठानी के कमरे के अंदर आ जाती है। खुशी, अजय और रोहन तीनों कमरे में सोए हुए थे। तभी साक्षी रोहन को उठाकर उसे हवेली की छत पर लेकर आती है। अब इस बच्ची का अंतिम समय आ चुका है। साक्षी का चेहरा काफी डरावना लग रहा था। साक्षी रोहन को हवेली की छत से नीचे फेंक देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने से रोहन बेहोश हो जाता है। फिर साक्षी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन रोहन को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा देखकर सब चौंक जाते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? उठ बेटे, बेटे उठ जा। आंखें खोल बेटे। रोहन यहाँ बाहर कैसे आया? कहीं रोहन कमरे की खिड़की से तो नहीं गिर गया ना? बातें बाद में करेंगी, पहले रोहन को हॉस्पिटल लेकर चलो। सब रोहन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां चेकअप करने पर पता चलता है कि रोहन कोमा में जा चुका है। ये सुनकर मनोहर के परिवार में कहर सा मच जाता है। मेरा बच्चा कोमा में कैसे चला गया? मेरा रोहन। सब खुशी और अजय को हिम्मत देने लगते हैं। कुछ दिन बाद खुशी और साक्षी रसोई में खाना पका रहे थे। तब अचानक साक्षी खुशी के बालों को घूर कर देखने लगती है। फिर अचानक खुशी की चोटी अपने आप ही गैस के चूल्हे की आग पर आकर जल जाती है और खुशी के बालों में आग लग जाती है। आग! 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 बचाओ! बचाओ! आग! बचाओ! खुशी की चीखें सुनकर सब रसोई में आते हैं और जैसे तैसे उस आग को बुझाते हैं। आग की वजह से खुशी के आधे सर के बाल जल चुके थे, मगर इतना सब अपनी आंखों के सामने देखकर भी
साक्षी अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। साक्षी बहू, तेरे सामने खुशी बहू के बालों में आग लग गई और तू पुतले की तरह यहाँ खड़ी रहकर तमाशा देख रही है। माँ जी, कहाँ आग लग गई? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। और जेठानी जी को क्या हुआ? अरे बाप रे, आपकी तो कितनी सारी बाल जल गई। साक्षी का ऐसा अजीब सा बर्ताव देखकर सबके होश उड़ गए। फिर सब खुशी को हॉस्पिटल लेकर आए। कुछ दिन बाद रात का समय था। मनोहर अपनी कमरे में अकेला बैठा था और साक्षी बाहर आंगन में खड़ी थी। अरे साक्षी बहू, साक्षी बहू। जी बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, जाओ बहू, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। जी बाबूजी। साक्षी कमरे से निकलकर रसोई में जाती है। आखिर साक्षी पलक झपकते ही बाहर से मनोहर के कमरे में कैसे चली आई और उसे इतनी दूर से मनोहर की आवाज कैसे सुनाई दी? अब ये अनहोनी पता नहीं क्या थी। फिर साक्षी चाय लेकर मनोहर के पास आती है। मनोहर जैसे ही चाय पीता है तो अचानक उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? आ, आ! ये देखकर साक्षी मनोहर से कहती है, अब तेरा भी सर्वनाश होगा मनोहर। फिर साक्षी मनोहर को जोर से लात मारती है और मनोहर सीधे कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर नीचे लोहे की सलियों के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद साक्षी मनोहर के कमरे से बाहर निकल आती है तो मीनाक्षी उसे देख लेती है। साक्षी बहू, इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है तो कांच के टुकड़े देखकर खिड़की के बाहर देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर मनोहर की लाश पड़ी थी। नहीं! अजय! महेश! मीनाक्षी की आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं और वो भी जब मनोहर की लाश देखते हैं तो सब खूब रोने लगते हैं। अगले दिन मनोहर की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सारे गांव में मनोहर की मौत का मातम छा चुका था। कुछ दिन बाद अजय और महेश सब घर में बैठे थे। मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। साक्षी रसोई में चली जाती है। अजय, मुझे साक्षी बहू का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। मुझे पता है उस रात साक्षी बहू मेरे कमरे से बाहर निकली थी और उसी समय तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी। तुमने देखा ना, साक्षी बहू जब से इस घर में आई है हमारे घर में कोई न कोई घटना हो रही है। मुझे लगता है साक्षी बहू पर जरूर कोई शैतानी साया है। ये सब वही करवा रहा है। आप सही कह रही हो माँ जी। घर में इतने सारे हादसे हुए फिर भी साक्षी के चेहरे पे एक जरा भी घबराहट नहीं है। उस दिन रसोई में जब मेरे बालों में आग लगी थी तब भी साक्षी चुपचाप ही खड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे किसी ने काला जादू कर दिया हो? काला जादू? अगर ऐसा है तो मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। इससे पहले कोई और घटना घट जाए तू आज नहीं अभी चला जा उस बाबा के पास। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। महेश, तुम्हारे घर में जो घटनाएं घट रही है वो सब तुम्हारी पत्नी ही कर रही है। तुम्हारी पत्नी एक खतरनाक काले जादू के वश में है। उस पर किसी ने काला जादू किया है। उसी काले जादू की वजह से साक्षी ये सब कर रही है। वो तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश करना चाहती है। क्या? साक्षी पर किसी ने काला जादू किया है, ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साक्षी पर किसी ने काला जादू किया है? हाँ, तुम्हारी पत्नी एक भयानक काले जादू के वश में है। तभी बहू का बर्ताव कुछ अजीब सा था। बाबा, आखिर किसने किया हमारी बहू पे काला जादू? तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से पता करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तुम्हारी बहू पर काला जादू तुम्हारे घर के नौकर चमन ने किया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? चमन ने काला जादू किया है? हाँ, उसने अपना बदला लेने के लिए साक्षी पर काला जादू किया है ताकि साक्षी तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दे। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। बाबा, इस काले जादू से बचने का कोई तो उपाय होगा।
हाँ, उपाय है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना किला है। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा करके उसने एक कपड़े की गुड़िया को दफनाया है। तुम्हें उसे निकाल कर जलाना होगा। गुड़िया के जलते ही साक्षी काले जादू के वश से बाहर निकल आएगी। ये सुनकर सब आज रात ही पुराने किले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रात होते ही मीनाक्षी अपने बेटों के साथ पुराने किले की ओर जाने के लिए निकलती है। उधर खुशी घर पर अकेली थी। साक्षी पर काला जादू हावी होते ही वो खुशी को बेरहमी से मारने लगती है। उधर पुराने किले में महेश बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा करके गुड़िया को बाहर निकालता है। बेटी जल्दी से इसे जला दे, वरना वो हम सबको मार देगी। उधर साक्षी खुशी को बेरहमी से मार रही होती है। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। अब तू भी नहीं बचेगी। साक्षी अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लेती है और जैसे ही वो खुशी को खंजर मारने लगती है तभी उधर महेश उस गुड़िया को जला देता है। गुड़िया की जलते ही साक्षी काले जादू के वश से बाहर निकल आती है और वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होते ही वो अपने हाथ में खंजर देखकर चौंक जाती है और खुशी को जख्मी अवस्था में देखकर पूछती है, अरे ये खंजर मेरे हाथ में कैसे आया? और जेठानी जी, आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोटें कैसे लग गई? जैसे ही सब घर आते हैं और साक्षी को नॉर्मल देखते हैं तो सबको पता चल जाता है कि साक्षी काले जादू के वश से बाहर आ चुकी है। लगता है साक्षी काले जादू के वश से बाहर निकल आई है। काला जादू? आप ये क्या कह रही हैं? साक्षी के पूछने पर महेश साक्षी को सारी बात बताता है। तभी बाबा आते हैं। काला जादू करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। जैसे ही तुमने गुड़िया को जलाया, ठीक उसी वक्त यहाँ साक्षी ठीक हुई और वहाँ काला जादू करने वाले चमन की मौत हो गई। बाबा की बातें सुनकर सबने चैन की सांस ली। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।